हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो रिवीजन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं, उन फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज करते हैं। जस्ट इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मूले आपको हेल्प कर सकते हैं। दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार जस्ट याद दिला दूं। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपने पास dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इसका फॉर्मूला आपके सामने है y इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था जो है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। 2019 में इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू एन, वेर एन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। इसको हम लोग कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले आपको वाई रेज टू एन से डिवाइड करना होता है, फिर हमारे पास ये फॉर्म बनता है और फिर इस फॉर्म को बनने के बाद आपको एक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। यहाँ पर जो p का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है y रेज टू 1 माइनस एन इज इक्वल टू y रेज टू 1 माइनस एन इज इक्वल टू u। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ओडी में इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा गया है आज तक, और एक है एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, तो वो आपको एक देखना है। इसके बाद हमारे पास बात आती है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्कियन। दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू शुड रिवाइज इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब जब हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है इस प्रकार का, जहां पर a0, a1, a2 तीनों फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शंस हो और a0 ऑफ x फंक्शन हमारा नॉन जीरो फंक्शन हो थ्रू आउट ऑन द इंटरवल, तो फिर इसके लिए जो रॉन्स्कियन हम लोग डिफाइन करते हैं बाय अबेल्स फॉर्मूला। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अबेल्स फॉर्मूला ऑफ रॉन्स्कियन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्यूशंस के लीनियरली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर किसी एक पॉइंट के लिए रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 तो सारे पॉइंट्स के लिए रॉन्स्कियन हो जाता है 0। किसी एक पॉइंट के लिए रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉन जीरो तो सारे पॉइंट्स के लिए रॉन्स्कियन की वैल्यू हो जाती है नॉन जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी, यहां पर अगर किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव रॉन्स्कियन तो सारे पॉइंट्स के लिए पॉजिटिव, किसी पॉइंट के लिए नेगेटिव वैल्यू रॉन्स्कियन की तो सारे पॉइंट्स के लिए नेगेटिव, किसी पॉइंट के लिए 0 तो सारे पॉइंट्स के लिए रॉन्स्कियन की वैल्यू 0। फर्दर यहां से लीनियरली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी की बात कैसे कर सकते हैं? अगर रॉन्स्कियन 0 है सारे x के लिए तो सॉल्यूशंस लीनियरली डिपेंडेंट, अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है सारे x के लिए तो सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली किसी एक पॉइंट के लिए भी रॉन्स्कियन अगर हमारा 0 बनता है तो लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी हमारा रॉन्स्कियन नॉन जीरो बनता है तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं रॉन्स्कियन के। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक के ऊपर सवाल जो आ चुका है वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज हम लोग करते हैं यहाँ पर बेसिकली r ऑफ x है। ठीक है, दिस इज r ऑफ x। तो एक हमारे पास नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है कुछ इस प्रकार का।
ए नॉट ऑफ एक्स इंटू वाई डबल डैश। फर्दर यहाँ पर आप ये कर लीजिए कि ए नॉट ऑफ एक्स को आप कांस्टेंट 1 बना दीजिए। अगर यहाँ पर कांस्टेंट 1 नहीं है, कुछ वेरिएबल है, तो उससे आपको डिवाइड करना है और फिर आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है वाई डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई एंड दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करना है। याद रखिएगा कि अगर यहां पर नॉन जीरो फंक्शन या नंबर होगा तो उसको पहले 1 बना दो और फिर इस फॉर्म में आएगा तो फॉर्मूला आपको यूज करना है y ऑफ x। इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है ये कि c1 इंटू यू प्लस c2 इंटू वी माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस वी इंटू इंटीग्रेशन यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। यहां पर u और v क्या है, तो u और v इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। किसके? होमोजेनस पार्ट के, होमोजेनस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब उस केस में r को 0 बना दो तो फिर जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं r ऑफ x, उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं u एंड v। w क्या है? w यहां पर है रॉन्स्कियन ऑफ u एंड v। ये क्या है? रॉन्स्कियन ऑफ u एंड v। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख के जाना है क्योंकि ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास एक होमोजेनस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार का, तो उसका अगर एक सॉल्यूशन मुझे पता है तो फिर दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें ये मेथड दे देती है। तो उस केस में अगर u इसका एक नोन सॉल्यूशन है, u क्या है? नोन सॉल्यूशन है हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन 1/u² इंटू ई रेज टू माइनस इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यह हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आता है और पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो u है। तो इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और इस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये रहेगा जनरल सॉल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड, ठीक है। तो ये भी मेथड एक काम की चीज है, 2-3 बार इस टॉपिक के ऊपर सवाल आया है और हाल ही में आया है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख के जाओगे। जनरली आप देखना पॉलिनोमियल सॉल्यूशन कब बनता है, एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन कब बनता है, और फिर वहां से अपने पास ये फॉर्मूले का यूज करके दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में बेसिकली जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है रेगुलर स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक होमोजेनस अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू वाई डैश और प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर टाइम्स लैम्डा टाइम्स वाई इट इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, एक्स को बिलोंग करेगी किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। अब यहां पर दो बाउंड्री कंडीशंस होंगे, एक बाउंड्री कंडीशन पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन होगी a1 y ऑफ a प्लस a2 y डैश ऑफ a, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी पॉइंट बी के ऊपर डिफाइन इंटरवल ए बी के। इनको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। यहां पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर नॉन जीरो होगा, यानी कि a1 और a2 दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। सिमिलरली b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हमारा क्या होगा? नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब फर्दर अगर इसमें ये स्मॉल p है अपना, दिस इज स्मॉल p, अगर p ऑफ x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x इन द इंटरवल, एंड ये r ऑफ x की वैल्यू भी अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x इन द इंटरवल a b, तो हम लोग इसको बोलते हैं
रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसके 4 प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों। 4 प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं कि हमारे पास रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के सारे आइगन वैल्यूज हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट मिलते हैं, उनको हम लोग इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं और फिर उस सीक्वेंस का लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। एंड चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ना कि जस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे बट वो ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स। ये आर क्या है, आर यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर है उस वेट फंक्शन आर के साथ वो ऑर्थोगोनल होंगे। दैट इज इंटीग्रेशन ओवर इंटरवल ए बी आर ऑफ एक्स इंटू y1 इंटू y2 x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज बड़े काम की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। रेगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किसे बोलना है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और टॉपिक आपको याद रखना है कि हमारे पास एक सिस्टम दी जाती है दोस्तों। सिस्टम होती है कुछ इस प्रकार की। किस प्रकार की सिस्टम होती है कि x डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स। अब ये जो A मैट्रिक्स है वो आपका एक 2x2 मैट्रिक्स दे देते हैं A B C D, और फिर इस सिस्टम का एक क्रिटिकल पॉइंट आपको दे देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 0 0। अब इस क्रिटिकल पॉइंट का नेचर और उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बारे में सवाल पूछते हैं कि m1 एंड m2 आर रियल एंड अनइक्वल, एंड अगर सेम साइन के हैं m1 m2 क्या है, रूट्स है किसके, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स है। अगर वो रियल अनइक्वल एंड और ऑफ सेम साइन तो क्रिटिकल पॉइंट का नेचर होता है नोड, और अगर दोनों हमारे पॉजिटिव हैं तो उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल, एंड दोनों अगर नेगेटिव हैं तो उसकी स्टेबिलिटी असिम्प्टोटिकली स्टेबल। सिमिलरली ये क्लासिफिकेशन आप जरूर याद रख के जाइएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। लास्ट का जो है m1 m2 आर कॉम्प्लेक्स रूट्स विद रियल पार्ट 0, यानी कि प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे तो नेचर उसका होता है सेंटर, और क्रिटिकल पॉइंट की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बोलते हैं स्टेबल बट नॉट असिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये कुछ पॉइंट्स जो आप जरूर याद रख के जाइए। इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम मैंने इस चैनल के ऊपर कराया हुआ है, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखना, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम को। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस को थोड़ा सा सेपरेटली देखना होगा क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो उसका स्टेटमेंट, उसके एग्जाम्पल्स, और फिर कैसे हमें लार्जेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करनी है, या फिर कब हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो आपको याद रखना है। उसका सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ साथ अगर आप दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए आपके कोई दोस्त टारगेट कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए 70% ऑफ चल रहा है अभी IFS में, और एक नई बैच स्टार्ट होने जा रही है 15 जुलाई से। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको IFS 70 नाम का प्रोमो कोड यूज करना है। इस प्रोमो कोड का यूज करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा 15 जुलाई। और उसके साथ साथ अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा IFS का ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लेना, या हमारे वेबसाइट के ऊपर जरूर विजिट करना। यहाँ पर इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे, कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर या हमारे ऐप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।